तो डालने से ये सब ये थोड़ा सा बेटर होगा। तो दो चार दर्स को देखते हैं हम ऑनलाइन इस लाइव क्लास लेकर के, अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, अगर फायदा नहीं होगा तो फिर रिकॉर्डेड ऑडियो ही भेजा करेंगे। लेकिन फिर वक्त चंद दिन इसका तजर्बा कर लेते हैं। जी जरूर इंशाल्लाह। सो स्क्रीन पे दिख रहा है आपके मोबाइल पे, जो भी डिवाइस खोल कर रखा होगा आपने, किताब का चैप्टर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? जी चैप्टर नंबर 6 दिख रहा है। दिख रहा है। आगे लिखा हुआ है द ब्राउनिंग वर्जन। जी ये ब्राउनिंग वर्जन एक ड्रामा है, इस ड्रामा का नाम है ब्राउनिंग वर्जन। और इस ड्रामा के लिखने वाले कौन है उसको नीचे देखे, राइट साइड में उसका नाम भी लिखा है, टेरेंस रेटिगन। ड्रामा जो भी होता है उसमें प्ले करने वाले या ड्रामा पेश करने वाले चंद लोग होते हैं। इसमें तकरीबन 3 लोग शामिल हैं, 3 क्या बल्कि 4 हैं। एक दो टीचर हैं, एक उनका शागिर्द है, और उन्हीं टीचर में से एक का वाइफ है। तो ये 4 लोग मिलकर के इस ड्रामा को पेश किया है। तो वो उस ड्रामा में क्या हुआ है और क्या पेश किया गया है, उस चीज को, इस लेसन को पढ़ने के बाद हम लोग समझ लेंगे। तो नीचे लिखते हैं दिस इज एन एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट पढ़ेंगे इसको आप। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। द सीन इज सेट इन अ स्कूल। फ्रैंक इज अ यंग एंड क्रोकर हैरिस मिडिल एज। बोथ आर मास्टर्स। Taplo is a boy of 16 who has come in to do extra work for Cracker Harris, but the latter has not yet arrived, and Frank finds Taplo waiting. Exact का मतलब इक्तबास कह लें, तलखीस कह लें, अखज किया हुआ कह लें, यानी माखूज। तो ये जो ड्रामा है ब्राउनिंग मिर्जो, ये जो ड्रामा, ये जो चैप्टर है, या तलखीस कह लीजिए, ये खुलासा है ब्राउनिंग वर्जन का, या ब्राउनिंग वर्जन का एक इक्तबास है। जिनके यहाँ से आवाज आ रही है प्लीज वहां से हट जाएंगे तो उन्हें खामोश होंगे। The scene is set in a school. The scene is set in school का मतलब ये जो ड्रामा पेश किया है, जो मंजर पेश किया गया है, ये मंजर किसी स्कूल में पेश किया गया है। आवाज को म्यूट करें। The scene is set in a school. ये जो मंजर पेश किया गया है एक स्कूल के अंदर। फ्रैंक इज अ यंग एंड क्रोकर हैरिस मिडिल एज। सो ये दो बंदे हैं जो इस ड्रामा के अंदर अपना ड्रामा पेश किया है। एक फ्रैंक है और दूसरा क्रोकर हैरिस है। फ्रैंक के बारे में कहते हैं कि एक नौजवान टीचर हैं, और क्रोकर हैरिस जो हैं ये मिडिल एज के हैं, यानी मुतवस्सित एज के, यानी 40-45 के आसपास के हैं। बोथ आर मास्टर, ये दोनों फ्रैंक और क्रोकर हैरिस ये दोनों असातिज़ा हैं, ये दोनों उस्ताद हैं। Taplo is a boy of 16 who has come in to do extra work for Cracker Harris. Taplo एक शागिर्द है, एक तालिब इल्म है, जिसकी उम्र 16 साल की है, और वो स्कूल आया है किस लिए? क्रोकर हैरिस का कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। एक्स्ट्रा वर्क का मतलब क्रोकर हैरिस ने कुछ काम दिया है उनकी पढ़ाई के हवाले से। उस पढ़ाई के हवाले से जो काम उन्हें असाइन किया गया, दिया गया है, उसी काम को करने के लिए वो स्कूल पहुंचते हैं। बट द लेटर हैज नॉट एट अराइव। द लेटर का मतलब दो असातिज़ा का नाम है, फ्रैंक का और क्रेकर हैरिस का। तो कहते हैं बट द लेटर यानी बाद वाले में दो टीचर का नाम है, पहला नाम है फ्रैंक का और दूसरा क्रोकर हैरिस का। तो बाद वाले अभी तक पहुंचे नहीं थे, यानी क्रोकर हैरिस अभी तक स्कूल नहीं आए थे। एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग, और फ्रैंक जो है टैप्लो को इंतजार करते हुए पाते हैं या देखते हैं। तो चूंकि फ्रैंक स्कूल में पहुंच गए और टैप्लो भी स्कूल में पहुंच गया था, तो टैप्लो को इंतजार करते हुए फ्रैंक पाते हैं। अब दोनों के बीच में मुकालमा शुरू होता है। फ्रैंक और टैप्लो आपस में दूसरे से बात करते हैं। तो चूंकि उस स्कूल में ये जो टैप्लो शागिर्द है, ये टैप्लो शागिर्द है क्रोकर हैरिस का, यानी जो दर्स लेता है ये उस स्कूल में क्रोकर हैरिस से लेता है। फ्रैंक से अभी उन्होंने दर्स नहीं लिया है, इसलिए फ्रैंक इस तालिब इल्म को नहीं पहचानते हैं।
इसलिए पूछते हैं, फ्रैंक पूछते हैं, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? टैपलो कहा, नो सर, हमें आप नहीं जानते हैं सर। तो फ्रैंक फिर पूछता है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? टैपलो जवाब देता है, टैपलो, मेरा नाम टैपलो है। फ्रैंक, टैपलो, नो आई डोंट। फिर फ्रैंक कहते हैं, आपका नाम टैपलो है? अच्छा अच्छा, अगर टैपलो है तो मुझे ये टैपलो के बारे में तो मुझे पता नहीं है। टैपलो, नो आई डोंट, मैं टैपलो को नहीं जानता हूँ। आगे कहते हैं, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। आई गैदर का मतलब आई थिंक, मेरा ख्याल है, मेरा, मैं सोच सकता हूँ या मैं सोचता हूँ कि आप एक साइंटिस्ट नहीं है, यानी आप साइंस स्ट्रीम के तालिब इल्म नहीं है, यानी आप पढ़ने में साइंस वगैरह नहीं पढ़ते। तो स्कूलों में जो पढ़ाई होती है या मदरसों में पढ़ाई होगी तो उसमें स्ट्रीम बदल जाती है, कुछ आर्ट्स से पढ़ते हैं, कुछ कॉमर्स से पढ़ते हैं, कुछ साइंस से पढ़ते हैं। तो इस तालिब इल्म को फ्रैंक कह रहे हैं कि शायद आप साइंटिस्ट नहीं, यानी साइंस स्ट्रीम से नहीं पढ़ते हैं, मेरा ख्याल है। और फ्रैंक जो उस्ताद हैं वो साइंस स्ट्रीम ही के उस्ताद हैं। तो टैपलो जवाब देता है, नो सर, आई एम स्टिल इन अ लोअर फिफ्थ, मैं अभी 5वें दर्जे में हूँ, और आई कांट स्पेशलाइज अंटिल द नेक्स्ट टर्म। और नेक्स्ट टर्म का मतलब मियाद, मुद्दत, अगले मुद्दत को, यानी ये सेशन के खत्म होने तक मैं किसी एक सब्जेक्ट में नहीं पढ़ सकता हूँ। यानी जैसे 10th में पढ़ता है कोई बंदा, तो हिंदुस्तान की स्कूलों में अप टू 10 जो क्लासेस या दर्स होते हैं वो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन 10 के बाद जैसे 11-12 में जाएं आप, तो वहां से स्ट्रीम बदल जाती है। कुछ बच्चे साइंस में चले जाते हैं, आईएससी, कोई बच्चे आर्ट्स में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स से पढ़ते हैं। तो गया कि स्कूलों में जो स्पेशलाइजेशन हो रहा है इस इंडिया में, वो 11 और 12 में जाकर के हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि मैं लोअर फिफ्थ में पढ़ता हूँ, और लोअर फिफ्थ में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, यहाँ पे कॉमन है। ये जब सेशन खत्म हो जाएगा और अगले सेशन में जाऊंगा, तब हमारा स्पेशलाइजेशन शुरू होगा। तो यही कह रहा है, आई कांट स्पेशलाइज अंटिल द नेक्स्ट टर्म, अगले सेशन के खत्म होने, नहीं अगले सेशन तक हम किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज या तखसुस नहीं करेंगे। दैट इज टू से कहना यह है कि इफ आई हैव गॉट माई रिमूव, ऑल राइट। रिमूव का मतलब यहाँ पे है ग्रेड डिवीजन। अगर मेरा जो मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, अगर उस सब्जेक्ट में या उस दर्स में या उस क्लास में अगर हमारा ग्रेड, हमारा डिवीजन, हमारा नतीजा बहुत अच्छा रहा, तो मैं किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करूँ। फ्रैंक, डोंट यू नो इफ यू गॉट योर रिमूव, या पूछते हैं, क्या तुम्हें अपना रिवार्ड या अपना डिवीजन का पता अब तक नहीं हुआ है, तुम नहीं जानते हो, नतीजा तो आ चुका है। तो टैपलो जवाब देता है, नो प्लीज साउंड म्यूजिकल नेम, नो सर, मिस्टर क्रोकर हैरिस doesn't tell us the results like the other master। टैपलो जवाब देता है, नो सर, मिस्टर क्रोकर हैरिस जो हैं हमें नताइज दूसरे असातिज़ा के तरीके से नहीं बताते, यानी दूसरे असातिज़ा नतीजा बता देते हैं बच्चों को, लेकिन मिस्टर क्रोकर हैरिस ऐसे उस्ताद नहीं है जो नतीजा अपने बच्चों को अपने वक्त से पहले बता दे, बल्कि एक कानून के एतबार से, जब कानून के मुताबिक या मेयार के मुताबिक जब नतीजा बरामद होता है तो उसी वक्त अनाउंसमेंट करते हैं। फ्रैंक जवाब देता है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? टैपलो कहता है, वेल यू नो व्हाट इज ही लाइक सर, आपको पता है सर कि वो किस तरीके का उस्ताद है। फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। आई बिलीव, फ्रैंक जवाब देते हैं उसके जवाब में कि हाँ, मुझे यकीन है, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि यहाँ एक ज़ाब्ता है कि फॉर्म रिजल्ट के नतीजा शुड ओनली बी अनाउंस, उस नतीजा का अनाउंसमेंट होना चाहिए बाय द हेडमास्टर, हेडमास्टर के जरिए। कब होना चाहिए? ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म, सेशन के खत्म हो जाने के बाद, यानी जो ये पूरी मुद्दत तालीम है, ये मुद्दत तालीम खत्म होने के बाद ही नतीजा का ऐलान होना चाहिए। मैं इससे मुत्तफिक हूँ। टैपलो कहता है, यस, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रेकर हैरिस। ये कहता है, लेकिन इन बातों की तरफ मिस्टर क्रोकर हैरिस के अलावा कौन तवज्जो देता है? हर कोई अपनी अपनी मन की है, अगर उनके हाथों में नतीजा आ गया उनके दर्स का, तो अपने दर्स के बच्चों का नतीजा बता देते हैं। फ्रैंक, आई डोंट आई एडमिट, कहते हैं आई डोंट आई एडमिट,
हाँ, मैं इस जाब्ते को नहीं मानता हूँ, मुझे इस बात का एतराफ है। यानी मुझे भी ऐलान नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस पे नहीं करता हूँ, मुझे इसका एतराफ है। आई डोंट, यानी मैं इस रूल को फॉलो नहीं करता। आई एडमिट, मुझे इस बात का एतराफ है। बट दैट इज नॉट क्रिटेरियन। लेकिन आगे फिर उस पर कहते हैं, लेकिन ये म्यारी ज़ाब्ता नहीं है, ये हल्की फुल्की बात है, इस पे काम चल सकता है। तो दैट इज नॉट क्रिटेरियन, ये कोई बहुत म्यारी ज़ाब्ता नहीं है। So you have got to wait until tomorrow to know your fate. तो अगर नतीजा आपके उस्ताद ने नहीं बताया है तो कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कल तक अपनी तकदीर, अपनी किस्मत को जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा। फेट का मतलब तकदीर, यहाँ पे फेट का मतलब तकदीर बोल करके मुराद क्या है उनका? नतीजा। तो अपना नतीजा जानने के लिए आपको कल तक इंतजार करना होगा। हैव यू, है ना ऐसा? टैपलो जवाब देता है, यस सर, जी हाँ सर। फ्रैंक, सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन? सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, कहते हैं कि ये मान लो कि कल नतीजा आएगा और नतीजा आपके ही मुताबिक है। यानी आप जो कह रहे हो कि मेरा ग्रेड, मेरा डिवीजन अगर अच्छा रहा तो मैं अगला तखस्सुस करूंगा किसी सब्जेक्ट में। तो अगर मान लीजिए कि आपका आंसर आपके फेवर में है, यानी आप जैसा नतीजा चाहते हैं वैसी नतीजा अगर आपका आता है, देन व्हाट देन, तो फिर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, किस सब्जेक्ट में तखस्सुस करेंगे? तो टैपलो जवाब देता है, वो साइंस सर, ऑफ कोर्स। फिर तो अगर हमारा ग्रेड अच्छा रहा तो फिर तो साइंस ही पढ़ूंगा सर। फ्रैंक जो दूसरा उस्ताद है, सैडली, गम के साथ कहते हैं, उदास होके कहते हैं, यस वी गेट ऑल द सेलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब ऐसे बच्चे को कहते हैं जो बच्चे वक्त पे काम नहीं करते, कामचोर होते हैं, लेजी होते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं सेलेक्टर्स। सो दोज स्टूडेंट्स हु आर लेजी या दोज स्टूडेंट हु डोंट वर्क हार्ड, दे आर सेलेक्टर्स। तो फ्रैंक अपने तजर्बे के मुताबिक कहते हैं कि हमें जो क्लास में बच्चे मिलते हैं वो तकरीबन तमाम के तमाम क्या होते हैं? सेलेक्टर्स होते हैं, या तो हार्डवर्किंग नहीं करते या मेहनत से दिल चुराते हैं। टेप्लो प्रोटेस्टिंगली, अब जब सेलेकर्स कहा फ्रैंक ने, तो टेप्लो ने अपने उस्ताद की बात की, उस पर एतराज किया। प्रोटेस्टिंगली, एहतजाज करते हुए, कुछ एतराज करते हुए, कहता आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस। मैं सेलेकर्स नहीं हूँ, कामचोर नहीं हूँ, दिल लगाता हूँ मैं तकरीबन एक्सट्रीमली, पूरे तौर से इंटरेस्टेड इन साइंस, मैं साइंस से दिलचस्पी रखता हूँ या साइंस में दिलचस्पी रखता हूँ सर। आर यू? आई एम नॉट। अब टैपलो फिर अपने उस्ताद से पूछता, आप तो इंटरेस्टेड हो? आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। फ्रैंक कहते हैं कि साइंस से मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। जो कहते हैं नॉट, आई एम नॉट, दिलचस्पी नहीं है, नॉट एट लीस्ट, कम से कम साइंस में तो दिलचस्पी नहीं है जिससे मुझे पढ़ाना पड़ता है। टैपलो, वेल एनीवे सर, इट इज गुड डील मोर एक्साइटिंग देन द मक इंडिकेटिंग दिस बुक। अब उसके हाथों में एक किताब थी, उस किताब की तरफ इशारा करते हुए टैपलो कहता है, वेल एनीवेज सर, बहरहाल सर, इट इज अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक। ये बेकार की, ये बकवास की किताब से साइंस वाली किताब तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। इट इज अ गुड डील मोर एक्साइटिंग, ज्यादा ही हौसला बख्शने वाली किताब है। तो वो सब्जेक्ट है देन दिस मक, बनिस्बत इस बकवास की किताब की, इंडिकेटिंग दिस बुक, अपनी किताब की तरफ इशारा करती है। अब जब इन्होंने कहा कि किताब मक है, मक का मतलब बकवास है जिसमें डर्टी है, वो खास दिलचस्प बातें नहीं है, तो फ्रैंक उस पर पूछते हैं, व्हाट इज दिस मक? ये तुम मक क्या कह रहे हो, बकवास क्या है इसमें? टैपलो जवाब देते हैं, मैक, मक का मतलब क्या है? एस्क्यूलियस सर, एगानेमन। एक्यूलियस ये किताब का नाम है, एसिकुलस है, एसिकुलस किताब है, और एग्नामेनन ये उसका राइटर है। तो कहते हैं किताब का नाम एसिकुलस है सर, और उसके जो राइटर हैं आगामेनन। परंतु अब उसके बाद कहते हैं, योर कंसीडर्ड व्यू इज दैट आगामेनन इज मक। इसका मतलब है, कंसीडर्ड व्यू का मतलब आपका पुख्ता नजरिया, आपकी राय ये है कि आगामेनन इज अ मक, बकवास है, उसमें कोई दिलचस्पी, उसमें खास बातें नहीं है, दिलचस्पी की बातें नहीं है। टैपलो कहता है, वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मच। कहता है, नहीं सर,
इस किताब के अंदर जो ड्रामा पेश किया गया है वो ड्रामा एक्चुअली में बकवास नहीं है, लेकिन ड्रामा को जिस अंदाज में पेश किया गया है वो अंदाज और उनके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो बोरिंग सम है। कहता वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक। मेरा ख्याल है कि प्ले मक नहीं है। आई डोंट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि प्ले इज मक, कि ड्रामा जो है ये बकवास है। एग्जैक्टली आई सपोज इन अ वे इट इज रादर अ गुड प्लॉट। बल्कि मैं क्या समझता हूँ कि कुछ अच्छा ही प्लॉट है। प्लॉट का मतलब ड्रामा जिस चीज पे वाकई होता है उसको प्लॉट कहते हैं, वो एरिया है, वो जगह है। तो उसकी जो ड्रामा निगारी जो उसके अंदर है वो तो अच्छी है। रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड ऑल दैट। सचमुच में एक बीबी जो है अपने शौहर को कत्ल करती है, ये उस ड्रामा के अंदर पेश किया गया है। I only mean the way it is taught to us, just a lot of Greek words string together and 50 lines if you get them wrong. लेकिन दिक्कत क्या है? I only mean, मेरा सिर्फ मतलब ये है, जो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हमें वो पढ़ाया गया है उसमें क्या है, जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स, उसमें बहुत सारे यूनानी अल्फाज हैं स्ट्रंग टुगेदर, जो एक साथ जमा कर दिए गए हैं। तो बहुत सारे यूनानी अल्फाज एक साथ जमा कर दिए गए हैं। एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग, और उस जो बेशुमार यूनानी अल्फाज उसमें शामिल कर दिए गए हैं वो यूनानी अल्फाज की अगर हम मीनिंग नहीं समझ पाते, इफ यू गेट देम रॉन्ग, यानी उनको समझने में अगर हमको गलती हो जाती है तो क्या होता है, 50 लाइन्स, तो हमें 15 मरतबा उन लाइनों को हमको लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग, अगर हम उन ग्रीक अल्फाज को समझने में गलती कर देते हैं तो 50 लाइन्स आई हैव टू राइट, तो हमें 50 लाइन यानी 15 मरतबा हमें उसको लिखना पड़ता है उसको समझने के लिए। ये दिक्कत है इस किताब के अंदर। फ्रैंक, यू साउंड अ लिटिल बिटर। टैपलो, तुम जो ये बातें कह रहे हो इन बातों में थोड़ी सी तलखी लग रही है। आई एम रादर सर, हाँ सर, इस तलखी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब आगे फ्रैंक पूछते हैं केप्ट इन ये, यह केप्ट इन ये का मतलब होता है कि आपको स्कूल में जबरदस्ती रख लिया गया है पनिशमेंट के तौर पे, कि सबको छुट्टी दे दी गई और आपको स्कूल में रुकने के लिए कह दिया गया। तो उस सेंस को, तो ये उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए केप्ट इन ये, इसका मतलब है कि आपको स्कूल में जबरदस्ती या पनिशमेंट के तौर पे रोक लिया गया है। तो टैपलो ने जवाब दिया नो सर, हमको केप्ट इन यानी जबरदस्ती नहीं रखा गया है, बल्कि हमारे जिम्मे कुछ एक्स्ट्रा वर्क है, उसी एक्स्ट्रा वर्क को करने के लिए हम फिलवक्त यहाँ पे आए। अब फ्रैंक कहते हैं, फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, आज स्कूल का आखिरी दिन है और आखिरी दिन आपके टीचर आपको एक्स्ट्रा वर्क दिए हैं। अब उसके बाद दोनों की कैसे मुकालमा होता है कल के दर्स में इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो अजीज तलबा, ये इस लेसन के आज 2 पेज हमने डिस्कस की, जो दोनों उस्ताद और शागिर्द के माबैन गुफ्तगू हुई है। समझ में आया? जी हजरत। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं इन्हें नोट कर लीजिएगा, इन्हें पढ़ लीजिए, और जो मुश्किल अल्फाज है उनको याद करते जाइएगा या नोट करते जाइएगा। ठीक है? आप लोग कंप्यूटर भी पढ़ते हैं? आप में से कोई कंप्यूटर के दर्स में भी शामिल है? नहीं सर, हम लोग तो दिसंबर से नहीं भरा पाया। अच्छा, दिसंबर से, चले ठीक है। फिर अंग्रेजी का दर्स आप लोग करीब करीब 10 बजे से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, मतलब 10 बजे रेडी हो जाएगा, 10 से लेकर के 10 तक, 10:05 तक आप लोग ज्वाइनिंग हो जाइए। उसके बाद हम दर्स शुरू करेंगे। आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास सिर्फ 19 दिखला रहे हैं, बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी अगर 40-50 बच्चे भी शामिल हो जाते हैं तो हम दर्स को कंटिन्यू करेंगे। आप हमें फीडबैक दे दीजिएगा, ये ऑनलाइन क्लास जो हम रिकॉर्ड करके भेजते हैं वो अच्छा रहेगा, ये जो लाइव क्लास है ये बेहतर रहेगा। जो आपके लिए बेटर होगा उसको हम पूरा करेंगे। ओके। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग वाली फाइल भी आपके पास इंशाल्लाह सेंड कर दी जाएगी। ओके। तो आज पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद जो भी वर्ड, जो भी आपके लिए मुश्किल हो वो कल दर्स शुरू होने से पहले आप हमको पोस्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह उस
लफ्ज का या उस सेंटेंस की हम मीनिंग या उसको हम दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है? यस सर। जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अगर कुछ कहना हो आपको तो कह लें। हजरत ये चीज पूछनी थी कि जैसे अभी घर से दूर आके बैठे हैं, क्योंकि कब्र है हम लोग, मैं अभी अब्दुल गफ्फार अर्ज कर रहा हूँ राजस्थान से। टाइम तो दिया था 10 बजे से। इसको म्यूट कर ले तो सबके दौरान, जी इसको म्यूट अगर कर ले तो ये बेहतर रहेगा, या वीडियो स्टार्ट करके छोड़ देंगे, क्यों चलाना ज्यादा नहीं आता है। अभी आज ही आपने फरमाया इसलिए डाउनलोड किए, इसका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, पता नहीं हम लोगों की तरफ से गलतियां होती होंगी। नहीं, जब आपको आवाज बोलना, याद में हम लोग तो यहाँ जब बोलना होगा आपको तो म्यूट करके अनम्यूट कर बैठे लीजिए। हैं। जी जब आपको बोलना होगा जी तो अनम्यूट कर जी लीजिएगा। अनम्यूट